नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले में रीवा के अफसरों का भी तबादला किया गया। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे के बाद जिला पंचायत के सीईओ अर्पित वर्मा एवं संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव का ट्रांसफर किया गया। आज रीवा के स्थानांतरित संभागायुक्त ने नवागत संभागायुक्त को पदभार ग्रहण कराया। उसके बाद आज रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानांतरित संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, रीवा स्थानांतरित कलेक्टर बसंत कुर्रे, पूर्व जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट की गई। विदाई समारोह में रीवा आईजी चंचल शेखर, एसपी आबिद खान, वर्तमान कलेक्टर इलैया राजा टी सहित तमाम कलेक्ट्रेट के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानांतरित अधिकारियों का स्मृति चिन्ह देकर विदाई की गई। आज शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क में शासकीय कर्मचारियों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने रक्त से पत्र लिखा और रक्त से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अलग अलग रजिस्ट्री की है। तकरीबन दर्जन भर लोगों ने अपना खून निकालकर प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा। उनकी मांग है कि 2004 से समस्त केंद्र और 2005 से राज्य कर्मचारियों की बंद की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि एनपीएस व्यवस्था तत्काल बंद कर ओपीएस लागू की जाए, नहीं तो कर्मचारी व उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं। स्कूलों में कोरोना काल में भी हम लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। बावजूद इसके यदि हम लोगों के साथ कोई घटना हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही सरकार लागू योजना के तहत हमको कुछ देने वाली है। वहीं दूसरी और कर्मचारियों ने कहा कि सांसद और विधायकों के ऊपर यह व्यवस्था क्यों लागू नहीं होती, जिनके एक बार जीतने के बाद जीवन भर पेंशन मिलती है, जबकि हम लोग दिन रात काम करके 800 से 900 में अपना व अपने परिवार का पेट पालते हैं। जी, आज आप लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या विषय है मांगे? जी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के नाम आज अपने रक्त से अपनी मांग को लिखते हुए रजिस्टर्ड ढंग से भेजेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को के कार्यालय को। हम लोग की 2004 से एक बहुत महत्वपूर्ण मांग कर्मचारियों की लंबित है, पुरानी पेंशन व्यवस्था। 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। एक अध्यादेश लाके स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के समय का मामला है और उसी के आदेश को देखते हुए समस्त राज्यों ने अपने कर्मचारियों को 2005 से पेंशन देना बंद कर दिया। हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके और एक नवीन पेंशन योजना लागू की गई, एनपीएस के नाम पे हम छलवा किया गया। हमको कहा गया कि इतने लाख आपको रिटायर सेवानिवृत्त होने के बाद आपको 50 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब लागू करना था तो हमें गुमराह करके लागू कर दिया गया। आज जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, 500 रुपये पा रहे हैं, 600 रुपये पा रहे हैं। हम किसी कारणवश किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके पत्नी को पेंशन का प्रावधान नहीं दिया जाता। हम अपना पैसा निकलवाने जा रहे हैं तो हमको 3-3 साल तक भागना पड़ता है, हमारा पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो एक तरफ देश में जो विधायक हैं, सांसद हैं, एक बार जीते, दोबारा उन्होंने जीता, तिबारा उन्होंने जीता, तीनों की अलग अलग पेंशन व्यवस्था आपने चालू करके रखा है। और कर्मचारी जो 23 साल तक सरकार की सेवाओं पर नित्य नया अपना जीवन झेलते हुए कार्य कर रहा, उसको आपने पुरानी पेंशन की व्यवस्था वंचित कर रही। आप चाहते क्या है आप सरकार से? माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सिर्फ एक हमारी मांग है कि हम भी आपके सेवक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। हमारे लिए भी आप सोचें, हमारे बुढ़ापा को भी सोचें। जो व्यवस्था अनवरत चली आ रही है, भारत के संविधान में वर्णित है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, उसे क्यों बंद किया गया? यदि बंद कर दिया गया तो संवेदनापूर्ण पुनः चालू कर दिया जाए, हमारी पीड़ा को भी समझा जाए। इसीलिए हम लोगों ने रक्त से आज पत्र आज रीवा के कलेक्ट्रेट में ओबीसी महासभा संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और क्षेत्र में संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण भी लागू किया जाए। ओबीसी महासभा संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने हेतु जनगणना फोरम
फॉर्म में ओबीसी कॉलम अविलंब छोड़ा जाए, मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए। संगठन की मांग है कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल में पीजी सीटों में 27% आरक्षण लागू किया जाए, शासकीय व्यवस्था का निजीकरण तत्काल बंद किया जाए। ऐसी ही 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ओबीसी महासंघ के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। आज ओबीसी महासभा द्वारा 20 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं ओबीसी जनगणना कराई जाए और ओबीसी जनगणना में एक और नया कॉलम बनाया जाए जिसमें ओबीसी ऐड किया जाए। और हमारे साथियों द्वारा 13 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें 188 की धारा उन पर लगाकर कार्रवाई की गई थी। उस प्रकरण को वापस लिया जाए। पीजी में हमारे ओबीसी के लिए 27% का जो आरक्षण है उनकी 27% भर्ती की जाए। ऐसी कई सारे प्रमुख मुद्दे को लेकर आज हम सब कलेक्टर कार्यालय आए हैं और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। समाज में दहेज प्रथा सहित कई सामाजिक कुरीतियां अभी भी विद्यमान हैं, जबकि इनके खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। रीवा में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां नगर निगम में ऑडिटर बताकर एक शादीशुदा शख्स ने दूसरा विवाह कर लिया। मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत का है, जहां पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज भी कर लिया है। सास और ससुर पर भी मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए जानकारी दी गई कि आरोपी भोपाल में पदस्थ है, जबकि आरोपी अपनी पहली पत्नी के साथ भी रह रहा था। वह अक्सर भोपाल में अपनी पहली पत्नी के साथ रहता था। बीच बीच में वह छुट्टी के नाम पर रीवा आया करता था। नगर निगम में ऑडिटर बताकर आरोपी पति ने मुंह मांगा दहेज भी ऐंठ लिया। बता दें, आरोपी के 2 बच्चे हैं। इसके बाद भी आरोपी उन्हें उसी हाल में छोड़कर अपना पल्लू झाड़ लिया। में हुई थी और पूरी विधि विधान से हुई थी। फिर ये वहाँ के दौरान उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती संबंध बनाया। मैंने मना किया, अभी हमारी नई शादी हुई है, मत बनाइए। उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ, उन्होंने बना लिया। फिर उनसे हमें 2 बच्चे हुए। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर ये मुझे छोड़ के चले गए। फिर ससुर ने मुझे गलत नियत से देखा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बेड रेस्ट हो गया था, मुझे कहीं जाना मना था। मैं ससुर से कहती थी कि आप अपने कमरे में जाइए। वो नहीं जाते थे। रात के 2-2 बजे तक मेरे कमरे में रहते थे। मैं कहती थी जाइए पापा, मम्मी से बोलती थी। मम्मी कहती थी जाओ पापा के बगल में सो जाओ। मैंने मना किया। फिर मैं दूसरे कमरे जाने लगी, जो दूसरा कमरा। तो फिर ससुर ऊपर चले जाते थे। बहुत मना करती थी। उसके बाद ये पता कैसे चला कि दूसरी शादी भी है? हाँ, फिर मैं जाने की जिद करने लगी। बच्चे, उसके बाद मैं जाने की जिद करने लगी कि मुझे जाना है। तो सब लोग मुझे मानसिक प्रताड़ना देने लगे और मारने लगे। फिर मुझे शक होने लगा। फिर मेरी जो फिर इनका फ़ोन हमेशा बंद रहता, रात को ही कभी बात नहीं करते थे। तो इससे मुझे शक होने लगा। फिर लॉकडाउन हो गया तो फ़ोन इनका एकदम बंद हो गया। फिर एकदम से बात बंद हो गई हमारी। तो फिर हम लोग को शक होने लगा। तो भैया ने पता किया। भैया ने इनके नंबर से इनकी समक आईडी निकाली। फिर इनमें इनके 2 बच्चों का जिक्र था, जानवी गुप्ता 12 वर्ष और संस्कृति गुप्ता 6 साल। फिर उसमें उनका एड्रेस मिला जो भोपाल का था। फिर भैया लोग पता करने के लिए भोपाल गए। क्या बताया था जब वो शादी हुई थी, क्या बताया? फिर भोपाल गए। इन्होंने हमने बताया था कि नगर निगम के पद पर ऑडिटर हैं और गुना में काम करते हैं। फिर जब आप भैया लोग गुना वहाँ भोपाल गए पता करने, तो भोपाल में सबसे पूछा तो सबको फ़ोटो दिखाया। फिर एक लेडी मिली तो उसने बोला ये तो मैं इनको जानती हूँ, ये मेरे पति संगम लाल गुप्ता हैं। फिर भैया लोग ने पुलिस को लेके उनके घर गए। फिर वहाँ उनके घर में गए तो वहाँ पता चला उनका एक और बेटा भी है। 3 बच्चे? हाँ, उनके 3 बच्चे हैं। शिवम गुप्ता 3 साल का, और फिर उनकी पत्नी का नाम रश्मि गुप्ता है। और उसने बताया कि हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं। फिर भैया लोगों ने जानवी गुप्ता से पूछा कि वो आपके पिता क्या काम करते हैं, तो उसने बताया कि बाइक एजेंसी में काम करते हैं। वहाँ से पता चला कि उन्होंने हम लोग से झूठ भी बोला कि वो बाइक एजेंसी में काम करते हैं, और हम लोग को बताया था कि नगर निगम के पद पर ऑडिटर हैं। और फिर
और उस लड़की ने अपनी मार्कशीट दिखाई जिसमें उसकी मम्मी का नाम का जिक्र था रश्मि गुप्ता और उनके पिता का नाम लिखा था रश्मि गुप्ता और उनके पिता का नाम लिखा था संगम लाल गुप्ता। और अभी आपने कहाँ शिकायत की और क्या चाहते? हमने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। हम चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उनको पता था कि वो मेरे पति नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे साथ किया। दूसरा विवाह मान्य नहीं होता है और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। एक तरीके से उन्होंने मेरा शोषण किया है और उससे उन्हें 2 बच्चे किए, उन 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी मिलनी चाहिए कि कल किसी और लड़की के साथ कोई ऐसा ना कर पाए। मेरी सिस्टर का नाम राखी गुप्ता है। उनकी शादी मैंने मऊगंज में की हुई थी और जब हम लोग शादी के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था नगर निगम, मेरा बेटा संगम लाल गुप्ता जो है रमाकांत गुप्ता का बेटा है वो, और उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे की जॉब जो है नगर निगम गुना में है, ऑडिटर के पद पे है। उसके बाद पे उन्होंने बहुत सारा दहेज भी मेरी बहन से लिया था शादी के समय पे और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बच्चा आज नगर निगम ऑडिटर नहीं है, बाइक के शोरूम में फाइनेंसर है और ये हम लोगों को बहुत टाइम से शंका हो रही थी। आज लगभग 3.5 साल हो गए। 2.5 साल के हमारे 2 भांजे हैं और हम लोगों ने बहुत टाइम से प्रयास करना शुरू किया। इनसे एड्रेस, इनके माता पिता भाई से एड्रेस मांगा कि हमारे जिया जी कहाँ रहते हैं, आप उनका संगम लाल जी का एड्रेस दीजिए, आप आ नहीं रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बहुत बड़ी शंका हुई थी तो इन लोगों ने हम लोग को डिनाई करना शुरू कर दिया कि भैया हम नहीं जानते हैं, बताएंगे आपको, पता करते हैं, ये वो करके घुमाना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने समग्र आईडी इनकी निकाली, इनके घर पे गए, वहाँ पे इनके 3 बच्चे मिले हैं और पुलिस को लेके गए थे हम लोग वहाँ पे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी बीवी हैं, उनकी 12 साल की बेटी, एक 6 साल की बेटी, 3 साल का बेटा मिला होगा। तो मैं सबसे न्याय की उम्मीद करता हूँ, मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए। और पुलिस से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि मोना गुप्ता को जो उन्होंने रिपोर्ट पे छोड़ा हुआ है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि मोना गुप्ता की पूरी संलिप्तता इस कार्य में है। पूरा परिवार मिला हुआ है और समाज के सभी लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है क्योंकि जब समाज के 4 लोगों से पूछा भी गया था, सबने यही कहा था, नगर निगम का अधिकारी बताया था उसको। और ये समाज के साथ एक बहुत बड़ी घटना घट हुई है और हम चाहेंगे सख्त सज़ा मिले, समाज सामने उदाहरण पेश हो। किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। 14 साल की उसकी बेटी है, क्या उसके परिवार को कुछ नहीं मालूम था? सब जानते थे, पूरे संलिप्त थे इस घर के अंदर। पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी बहन राखी गुप्ता को न्याय दिलाए और उनके पूरे परिवार को जेल के अंदर डालें और जल्द से जल्द उनको सजा दिलाएं। सतना जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमरपाटन तहसील के देवतारा गांव में रहने वाले किसान नागेंद्र प्रताप सिंह परिवार के साथ आत्मदाह करने पहुंचे। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप से किसान परिवार को आत्मदाह करने से रोक लिया गया। कृषक नागेंद्र का कहना है कि 2 महीने से बिजली कटी हुई है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी बिजली का कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से खेती किसानी प्रभावित है और बारिश के दिनों में कीड़े मकोड़ों का भी खतरा रहता है। किसान परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम डीएस त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर SEMPEB को निर्देशित किया गया है। बिजली कर्मचारियों की टीम जल्द ही गांव पहुंच रही है। सर, हमारे यहाँ 12 साल से कनेक्शन है, बिल भी देते हैं। यहाँ 2 महीना से हमारी यहाँ लाइट कटी है। 7 किलोमीटर से पानी आता है फुटहा टैंकर में। बताइए, एक रोज़ लाइट ना रहे गांव घर में तो कितनी मुसीबत गुजरती है। हमको सर लाइट चाहिए बस, और कुछ हमारी लड़ाई नहीं है। लाइट भाई कब से परेशान हैं हम सर 2 महीना से हैं। सब जगह हम वक्त दिए तो कोई सुनवाई नहीं होती। अब जान हत्या करने के लिए तैयार हो गए कि भाई मरना तो है ही है, तो आ जाए मरे। सांप बीछी बताइए, आज गांव गमई में देखिए वो हो जाता है, कैसा वो करें। हाँ, आत्मदाह करने आया हूँ। हमारे यहाँ खाली क्यों लाइट हमारे यहाँ नहीं है, बस लाइट का एकमात्र साधन है भाई। हमारे 4 एकड़ ज़मीन है, खेती नहीं करेंगे तो बाल बच्चे कैसे जिएंगे? खेती भर साधन है। परसों हमारे ये तहसील अमरपाटन के देवधरा ग्राम के निवासी हैं। इनके द्वारा विद्युत कनेक्शन न जोड़े जाने के संबंध में आत्मदाह हेतु ये कलेक्ट्रेट में आए थे, जिस पे कोतवाली थाने द्वारा इनको जो है रोका गया है और SEMPEB को इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है
मैंने भी SEMPB से बात किया है और SEMPB अपनी एक टीम जो है सतना से वहाँ पर इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भेज रहे हैं। अभी इनको समझा करके और उसी टीम के साथ इनको गाँव भेजा जा रहा है। प्रशासन चाहे कोई भी कदम उठा ले, पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी बंद नहीं हो रही। बैंक में आज भी खुलकर पैसों की मांग की जा रही है। बैंक के बगल से ही मैनेजर ने दुकान खुलवा दी और गरीब मजदूरों के पास बुक चेक करने के नाम पर 10 रुपए लेना शुरू कर दिया। मामला शहडोल जिले के जैतपुर सेंट्रल बैंक का है, जहां खुलकर घूसखोरी नजर आ रही है। शासन प्रशासन ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। गरीब किसानों के लिए कई लोन की योजना भी निकाली गई। गरीबों के खाते में योजनाओं के तहत राशि भी डाली गई, जिसकी जानकारी के लिए मजदूर सेंट्रल बैंक जैतपुर जाते हैं, पर गरीबों का बैंक में ना ही एंट्री किया जाता है और ना ही पासबुक चेक किया जाता है। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि बैंक जाने पर बैंक कर्मी बिज्जू के दुकान में जाने को कहते हैं, जहां जब वो वहां जाते हैं तो पासबुक चेक करने के नाम पर 10 रुपए लिए जाते हैं, जो कि कुछ दिन पहले बैंक के अंदर रहता था। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से आज जैतपुर एरिया के ग्रामीण परेशान हैं। सेंट्रल बैंक मैनेजर के साथ मिलकर गरीबों का शोषण किया जा रहा है, पर पास में ही बने तहसील व अधिकारियों का आना जाना बना रहता है, लेकिन वह इस तरफ एक नजर भी नहीं डालते। प्रशासन ने सभी कार्यालयों व बैंकों को शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश दिए हैं, पर प्रशासन के निर्देशों के खुलेआम बैंक मैनेजर व उसके गुर्गे मिलकर खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण जनता घंटों लाइन में खड़े दिख रही है। जब इसकी जानकारी बैंक मैनेजर से लेनी चाहिए तो वह कुछ बोलने से बचते रहे। शायद बैंक मैनेजर इस कोरोना महामारी से अनजान है। बैंक मैनेजर केवल अपने गुर्गों के साथ मिलकर बैंक व बैंक के बाहर खुलेआम घूसखोरी का काम करते दिख रहे हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ कार्यवाही का। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कौन से गांव के हैं? राटोला। यहाँ पर ये बैंक के पास में पैसा लगाए क्या? एंट्री कराई पासबुक? हाँ। कितना लिए? 10 रुपये। कौन दुकानदार लिया है? बिज्जू। कितना 10 रुपये लेते हैं? एंट्री कराई? अच्छा ठीक। बीघमपुर से यहाँ एंट्री कराई, पैसा लिए हैं आपसे? कितना लिए हैं? 10 रुपये। 10 रुपये लिए हैं। कौन लिया है? दुकानदार। सरकार ने पंचायतों के कार्य में करोड़ों रुपए पंचायतों को दिए ताकि मजदूरों व ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, पर शायद यह शहडोल जिले के पंचायतों में संभव नहीं है। जिला प्रशासन लगातार पंचायतों के कार्यों में जांच करते दिख रहे हैं। आज शहडोल जिले की ग्राम पंचायत गिरवा में बाहर से आई JCB मशीन से खेतों की मेड़ बधाई का कार्य करते देखा गया, पर बड़ी बात तो यह है कि JCB मशीन ने वहां लगे पेड़ों को उखाड़कर फेंक रखा था। 4-5 बड़े पेड़ जो हरे भरे थे JCB कर्मचारी ने उखाड़कर फेंक दिए। जहां पूरा जिला प्रशासन पेड़ लगवाने का काम कर रहा है, वहीं बाहर से आए JCB मशीन पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। आखिरकार जब पंचायतों में शासन की योजना के तहत मेड़ बंधाई का काम चल रहा है तो ग्रामीण मशीनों से कार्य क्यों करा रहे हैं? क्या बाहर से आई मशीनों से अवैध कार्य भी कराए जा रहे हैं? पंचायतों में हो रहे कार्यों में क्या मशीनों से कार्य हो रहे हैं? बिना जानकारी के प्रकाश JCB मशीन पंचायतों के काम में लगी है और ग्रामीणों से मनमाने तरीके से पैसा वसूल रही है। प्रशासन की योजना को दरकिनार कर कार्य कराए जा रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। रामदयाल, ये खेत में मेड़ बंधाई का काम चल रहा है? चले रहे पहले, फिर अधूरा भाई कहाँ पैसा बढ़ा गया तो हम फिर अपने से आधे बनवा लिए। कौन पंचायत करवा रही थी पहले? यहाँ पंचायत हमारे गिरवा पंचायत। और क्या कहते हैं, कितना पैसा आपको दी थी पहले? हम तो मालूम नहीं है साहब। अच्छा, अभी हाँ JCB से काम करवा रहे थे? अच्छा ठीक है, JCB से ना? थोड़ी ऊँच चट्टी को रात का नहीं तो JCB से काम हो रहा था ना अभी पंचायत का? नहीं, वो नहीं करवाए, अपने से करवाए? अपने से करवाओ भाई, अपन से। तो खेत में हो रहा है मेड़ बंधाई के नाम से ना? ये मेड़ बंधान पहले रही साहब। अच्छा, तब मेड़ बंधान वाले का पैसा खत्म हो गए, पूर्ण नहीं भाई खेत। हम कहा अपने थोड़ी मेहनत कर ले भाई, सहारा सरकार इतना कर दी सहारा। फिर इसके बाद में पेमेंट करेगा वो ग्राम पंचायत है ना? नहीं, वो ना करिए। अच्छा, विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,